नमस्कार बच्चों। कल हमने जल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वायु जीवन के लिए आवश्यक। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि ये हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करती है और वायु के क्या-क्या उपयोग हैं। साथ-साथ इसका जो प्रश्न एवं उत्तर है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या वायु को हम लोग देख सकते हैं? वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। वायु को हम लोग महसूस कर सकते हैं या वायु जो है अपनी उपस्थिति खुद दर्ज करती है। अगर आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो गर्मी के दिनों में पंखा जो है हर कोई चलाता है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग पंखा चलाते हैं, फैन जब चलता है या कूलर चलता है, तो क्या होता है कि जो पेज है वो उड़ने लगता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है, और चूँकि पंखा जब चलता है तो हम लोग को ठंड भी लगती है, आराम लगता है गर्मी के दिनों में खासकर। तो इससे पता चलता है कि वायु जो है वो है। उसके बाद आप जब मेले में अगर जाते हैं तो इस तरह का आपको इस तरह का गोल फिरकी चक्री जो भी आप कह लें आपको दिखाई देगा। जब जैसे ही हवा जब तेज़ रहती है आप उसको इस तरह से रखेंगे तो ये चारों तरफ ये घूमने लगेगा। तो इससे भी पता चलता है कि वायु जो है वो आपके चारों ओर है। अब दूसरी ओर आप ये देखिए कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको हम लोग निष्पावन कहते हैं। जब हम लोग धान काटते हैं तो धान को जब धान के पौधे को और धान का जो बीज है उसको हम लोग जब अलग करते हैं, उसके बाद उससे जो खरपतवार है उसको हम लोग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो पंखा चला देते हैं, अगर तेज़ हवा अगर चल रही है तो अच्छा है, नहीं तो फ़ैन चलाते हैं। और जब ऊपर से गिराते हैं हम लोग धान को तो आप देखेंगे कि भूसा जो है उससे वो अलग हो गया। इसी तरह जब धान से चावल निकालने का जो प्रक्रिया है, जब उसको मिल में हम लोग डालते हैं तो क्या होता है उसमें भूसा भी बहुत सारा मतलब मिल जाता है। उसको भी हटाने के लिए हम लोग यही प्रक्रिया को अपनाते हैं। हम लोग उसको जो है ऊपर से ऐसे सूप के से गिराते हैं, और अगर पंखा चल रहा है तो वो हवा से आपका वो जो डस्ट है वो अलग हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि वायु कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि वायु हर जगह है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वायु जो है वो हर जगह उपस्थित है। अगर कोई खाली बाल्टी है तो उसमें भी वायु है। हम लोग अभी चल रहे हैं, अभी हमारे चारों ओर भी वायु है। तो इसको देखने के लिए एक छोटा सा हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक बाल्टी लेंगे और इसको पानी से भर देंगे, आधा या पूरा जितना आपका इच्छा करे, और एक ग्लास लेंगे। और ये खाली गिलास रहना चाहिए, भरा हुआ नहीं। और करेंगे क्या कि कुछ कागज़ का या पेपर का टुकड़ा जो है इस ग्लास में अंदर यहाँ पे हम लोग चिपका देंगे, ऐसे कस के दबा देंगे तो ये इसमें सट जाएगा। अब ग्लास को जो है इसमें हम लोग डालेंगे उल्टा करके। जब ग्लास को उल्टा करके डालेंगे तो क्या होगा, ये ताकत हम लोगों को थोड़ा सा लगाना होगा, और ग्लास जब इसके अंदर जाएगा, ग्लास जो है जब इसके अंदर पहुँचेगा, ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा है, इसको सीधे ऐसे डालेंगे और उसके बाद सीधे इसी तरह से बाहर की ओर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो कागज़ है, ये कागज़ या पेपर का जो टुकड़ा था वो भीगा नहीं। ऐसा इसलिए कि वायु जो है ऊपर की ओर जाती है और ये ऊपर की ओर वायु है। अब क्या हो रहा है, जब पानी के अंदर ये जा रहा है तो चूंकि इसमें वायु पहले से भरा हुआ है तो इसमें पानी नहीं अंदर की ओर नहीं प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब आप इसको तिरछा करेंगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब ये टेढ़ा हुआ तो वायु जो है यहाँ से बगल से निकल जाता है और इसमें पानी भर जाता है और ये बड़ा बड़ा बुलबुला के रूप में आपको बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो खाली ग्लास है इसमें भी वायु विद्यमान है।
वायु जो है वो हर जगह है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। वायु जो है किन किन चीज़ों से बनी है? वायु किन किन चीज़ों से बनी है? जगह कम है तो पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो सोचते थे कि वायु जो है वो केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन इसके बाद कई प्रयोग हुए और जिसके बाद पता चला कि वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। तो इसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दो प्रमुख हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूलकण, ये सारे वायु में मिले होते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि वायु में जल वाष्प की उपस्थिति भी होती है। तो ये कैसे होता है? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई चीज़ को गर्म करते हैं, कोई जैसे जल को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, उससे भाप निकलता है। मान लीजिए कि इस ये अंगीठी है या गैस आप कह सकते हैं। जब इसको ऊपर में इसके ऊपर एक बर्तन हम लोग रखेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जल वाष्प ऊपर की ओर हम लोगों को उठता हुआ दिखाई देता है। आप इसको देख सकते हैं, कुकर सभी के घरों में होता है। कुकर से जब सीटी लगती है तो क्या होता है, जैसे ही सीटी लगती है तो चारों तरफ से है जल वाष्प, मतलब वाष्प जो है वो निकल कर ऊपर की ओर या गायब हो जाता है हवा में। तो ये गायब नहीं होता है, ये हवा में मिल जाता है। और जल मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस में बर्फ है, गैस में जल वाष्प और द्रव में जल, जो हम लोग पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो जल वाष्प है ये हवा में घुल जाता है, मिल जाता है। और जल में अब 4 चीज़ हो गया, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल वाष्प, और धूलकण तो है ही। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब कोई कोको कोला या ठंडा का जो बोतल है या कोई ठंडा बोतल है, पानी का बोतल है, आप उसको फ्रिज से निकाल के जब बाहर रखेंगे तो क्या होगा कि उसका जो दीवार है, उसकी जो दीवार है उससे ये टकराएगा, ठीक है, और ये पानी का बूंद में बदल जाएगा। इससे जल वाष्प की उपस्थिति वायु में जो है वो ये संघनित होकर अपना रूप बदल लेगा और ये पानी की बूंद में बदल जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वायु में जल वाष्प मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और है, खास करके ये बरसात के दिनों में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, है ना। आप जो है एक कागज़ पे, जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं बाहर में या चना वगैरह या कुछ, तो हम लोग को कागज़ में नमक दे देता है। तो कागज़ पे आप जैसे ही नमक रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ये, खास करके बरसात में चूँकि नमी रहती है ज़्यादा, तो कुछ देर में ये देखेंगे ये भीग जाएगा। तो ये भीगा कहाँ से है? तो ये जो वायु में जल वाष्प उपस्थित है वो इसके पृष्ठ से टकराता है और वो ठंडा होकर पानी का बूंद बदल जाता है। तो आप देखेंगे कि नमक जो है वो गीला हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का ग्लास लेंगे, 2, एक छोटा ग्लास, एक इससे थोड़ा सा बड़ा ग्लास और एक इसी तरह। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती रख देंगे इसके अंदर में, और मोमबत्ती जो है समान आकार का होना चाहिए, ठीक है। मोमबत्ती का आकार एक ही होना चाहिए।
और ये मोमबत्ती ये बाहर में इसी तरह रखेंगे। तीनों को हम लोग एक साथ जला देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये दोनों मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, और ये मोमबत्ती ये जलते रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले ये जो छोटा वाला मोमबत्ती मतलब छोटा वाला ग्लास है, इसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये बड़ा वाला ग्लास का मोमबत्ती बुझ जाता है और ये जलते रहता है जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? मोमबत्ती तो दोनों ग्लास में था, तो फिर ये मोमबत्ती कैसे जल्दी बुझ गया? क्योंकि ये भी ग्लास में है, ये भी ग्लास में है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जो है वो नहीं लगता है। अब क्या होता है कि चूंकि ये ग्लास छोटा है, ये ग्लास छोटा है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए जब तक ये ऑक्सीजन इसके अंदर में रहता है तो ये जलता है, उसके बाद ये बुझ जाता है। इसी के साथ अब ये देखिए, ये ग्लास क्या है? ये ग्लास बड़ा है, तो बड़ा ग्लास है तो सीधा सा बात है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा देर तक जलता है और लास्ट में फिर ये भी बुझ जाता है, क्योंकि ग्लास के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो अंततः इसमें भी ख़त्म होना ही है, तो ये भी बुझ जाता है। अब देखिए, ये लास्ट तक जलते रहता है इसलिए कि इस तरह का इसको हम लोग ढके नहीं है ना, और इसके पास नो लिमिट है, इसके पास चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, इसलिए ये अंत तक यानी लास्ट तक जलते रहता है और लास्ट में जाके ये बुझ जाता है। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ये दोनों बुझा है, तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग आग नहीं जला सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, नाइट्रोजन जो है वो जलता नहीं है, ठीक है, और ना वो जलने में सहायता करता है, लेकिन नाइट्रोजन का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो जलने की गति को जो है वो धीमा कर देता है। नाइट्रोजन जो है वो ना जलता है, ना जलने में सहायता करता है, वो जलने की गति को जो है वो सिर्फ धीमा कर देता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा तो क्या होगा, हम लोग जैसे ही माचिस जलाएंगे तो वो एक बार में जल जाएगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, जब हम लोग माचिस जलाते हैं, अब मैं जला के दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये जो माचिस है इसको हम लोग जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि जब जल रहा है तो ये धीरे 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 आगे की ओर ये बढ़ेगा, ये एक बार में नहीं जल जाएगा। तो ऐसा नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होता है। नाइट्रोजन जो है वो जलने का इसका जो गति है उसको धीमा कर देता है, जिसके कारण ये एक बार में आग नहीं पकड़ता है। तो इसके बारे में इसको याद रखिएगा हमेशा कि नाइट्रोजन न जलता है और न जलने में सहायता करता है। नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ जलने की जो गति होती है उसको धीमा कर देता है। अब एक चीज़ और समझिए, ये तो हो गया नाइट्रोजन का बात। अब हम लोग आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अगर ज़्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हो तो हम लोग आग नहीं जला सकते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, अभी तो लोग गैस में खाना बनाते हैं ज़्यादातर। आप अगर कहीं कोयला जल रहा हो, ठीक है, और कोयला जल रहा हो तो आप क्या करें, आप एक इस तरह से माचिस ले, ठीक है, और इसको ऐसे जलाएं, है ना, और जहाँ पे कोयला जल रहा हो उस जब शुरू में ही कोयला जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
तो आप उसको ऐसे सामने में जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, जलता हुआ जो माचिस है वो बुझ जाएगा। इसलिए इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो न जलता है, न जलने में सहायता करता है, न जलने की गति को कम करता है, ये सीधे आग को बुझा देता है। अब देखिए, जाड़े के दिनों में कुछ लोग क्या करते हैं कि लकड़ियाँ जलाकर आग सेकते हैं। ठीक है, आप अगर कमरा का दरवाज़ा बंद कर देंगे, लकड़ी अगर जल रहा है और कमरा का दरवाज़ा अगर हम लोग बंद कर दें, सारा दरवाज़ा, तो क्या होता है, लकड़ी जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऊपर से जो लकड़ियाँ जल रही हैं तो क्या कर रही हैं, रूम का जो ऑक्सीजन है उसको भी कम करे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बिना ऑक्सीजन के हम लोग आग नहीं जला सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लकड़ी जल रही है तो ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। ठीक है, और चूंकि जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब धुआं पूरी तरह से अगर भर जाए तो हम लोग क्या होता है, हम लोग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अब देखिए, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग जब सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो जो है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके सहयोग से वो भोजन अपना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो पूर्ण करते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप समझिए कि पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है श्वसन में लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन की क्रिया में, सांस लेने के लिए। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी या जीव जंतु जितने भी हैं वो श्वसन के प्रक्रम को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। अब है वायु में धूल कण की उपस्थिति। तो ये बहुत आसान है इसको देखना। देखिए, पुराना जो घर होता था, ठीक है, वो खपड़ा वगैरह का होता था, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो क्या होता था कि कभी कभी जो खपड़ा है कहीं से टूट गया, कहीं से फूट गया। अभी तो लोग पक्के मकानों में रहते हैं। आपको शायद ही देखने के लिए मिलेगा इस तरह का घर। तो आप देखेंगे कि रोशनी जो है, आप सोए हुए हैं यहाँ पे बेड में, हाँ, रोशनी जो है वो जब आ रही है यहाँ पे सीधी सीधी, है ना, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि बहुत सारा धूल जो है उसमें तैरते हुए आपको दिखाई देगा। इसका एक और ये कर सकते हैं आप कि आप रात में जो है वो टॉर्च, जब हम लोग जलाते हैं, टॉर्च को जलाइए। अगर कोई कहीं झाड़ू लग रहा है तो आप टॉर्च को आप जैसे ही जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको धूल कण ऐसे तैरता हुआ आपको दिखाई उसमें देगा, वो टॉर्च के का लाइट में। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि वायु में जो है सो बहुत सारा धूल कण भी मिला हुआ होता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पार्ट में देखिए, आपका किताब में एक प्रयोग भी है, वायु में धूल कण की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। ठीक है, या घर में जब झाड़ू लगता है सुबह में तो आप देखेंगे अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो, या स्कूल में, कॉलेजों में, कहीं और जब झाड़ू लगता है तो आप देखेंगे कि धूल जो है आपको उड़ते हुए दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि वायु में जो है वो धूल कण भी मौजूद है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं वायु की संरचना। ठीक है, वायु में कौन कौन सा गैस है इसके बारे में
अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए वायु में लगभग, वायु में जो है 99%, ठीक है, 99% ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है। और मात्र जो है 1% ही हमको लगता है कि मेरे ख्याल अन्य गैस जो है इसमें मौजूद है, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा जो है लगभग 99% है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है, और शेष 1% में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूल कण रहता है। बाकी जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं मिट्टी में वायु, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, मिट्टी में वायु। एक ग्लास लीजिए ऐसा, और कहीं से भी मिट्टी, इतना मिट्टी उठाकर इसमें डाल दीजिए, इसमें भर दीजिए मिट्टी। ठीक है, मिट्टी इसमें हम लोग ने भर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। इसको पानी से, जैसे ही पानी से भर देंगे, तब आप देखिएगा कि मिट्टी से जो है सो छोटा छोटा बूंद ऐसा गोल गोल, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए होता क्या है कि मिट्टी जो है वो छोटा छोटा जो उसका कण रहता है उससे बना होता है, और इसमें जो है वायु फंसा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी आपस में सट जाता है, चिपक जाता है, और हवा जो है वो रिलीज हो जाती है, और ये ऊपर की ओर आपको दिखाई देगी। नहीं तो यहीं पर मिट्टी में ही ऐसे गोल गोल आपको सटा हुआ हवा का बुलबुला दिखाई देगा, फिर वो ऊपर की ओर चला जाता है। इसका एक प्रश्न भी है आपका 7वां नंबर में, मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है, एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें वायु रहती है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है या आती हुई दिखाई देती है। ये तो हो गया मिट्टी में वायु। अब देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। मतलब कि हम लोग तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर से ऑक्सीजन वायु में कैसे आता है, तो आप समझिए कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जब भोजन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब वो भोजन बनाते हैं तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हवा में घुल जाता है, और इसी का प्रयोग हम लोग फिर से करते हैं। अब 2-3 चीज़ देखिए आप कि अच्छा, ऑक्सीजन जो है पानी में भी घुल जाता है, क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन के प्रक्रम में। तो ये जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा गुण है कि वो पानी में भी घुल जाता है, और यही इसी घुले हुए ऑक्सीजन को जो जलीय जीव हैं, है ना, वो लेते हैं और श्वसन की प्रक्रिया पूरा करते हैं और जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा कि पानी से जब हम लोग मछली को निकाल देते हैं तो मछली क्या होता है, मछली उछलने लगता है, तड़प के मछलियाँ मर जाती हैं। आप कुछ देर के लिए मछली को पानी से निकालिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो छटपटाना शुरू कर दी और मरने की अवस्था में हो जाती है। फिर से आप पानी में डाल देंगे तो वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेती है, और फिर से वो सर्वाइव करती है, जिंदा रह जाती है। तो ये ऑक्सीजन का एक अच्छा गुण है कि वो पानी में जो है वो आसानी से घुल जाती है। अब देखिए, अब है वायु का उपयोग।
वायु का उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा बादल तो सभी ने देखा है, ठीक है। चलिए आते हैं, थोड़ा बादल बनाते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए ये पानी का बादल है, ये यहाँ बरस रहा है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, आप भीग रहे हैं। अब क्या है, यहाँ आप खेत में कुछ बीज भी लगाए हैं, वो क्या हो रहा है, वो उग रहा है ना, वो विकास कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी जो है खेत में बहुत सारा चीज़ लगाया है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो इसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो उस समय हवा जो है हम लोग के लिए एक वरदान साबित होता है। हवा का काम क्या है कि बादल को यहाँ से उड़ाकर, बादल गुच्छे में होते हैं, यहाँ से उड़ाकर ये यहाँ ले आता है, और जिसके कारण यहाँ भी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हवा का एक ये कार्य है कि हवा जो है बादलों को एक जगह से दूसरी जगह जो है उड़ाकर ले जाने में सहायक होता है। अब ये तो हो गया बादल का बात। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है बीजों का। आप देखेंगे कि क्या होता है कि कभी कभी आपको अमरूद का पेड़, जहाँ पे उसका पेड़ पौधा नहीं भी है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग बीज को छींटते हैं खेतों में, तो ऐसा होता है कभी कभी एक ही जगह ज़्यादा बीज गिर जाता है ना। या कुछ और भी बीज जैसे सूरजमुखी का बीज या अन्य कोई बीज, तो हवा क्या करता है, इसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है, जिससे कि पौधे अन्य जगह भी आसानी से उग सकें। मतलब यह जो है बीज को इधर उधर फैलाने में सहायक होता है। आप ये भी समझिए कि हम लोग खेत में बीज छींट रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग ऐसे करके छींट देते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो वो किसके कारण चारों तरफ फैल जाता है, वो हवा के कारण चारों तरफ फैलता है। अगर हवा नहीं रहेगी तो वो उतने गति से चारों तरफ नहीं फैलेगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात कि देखिए हवा के कारण ही जो है पक्षी जो है, पक्षी जो जितने भी पक्षी आप देखते हैं वो हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। अगर हवा नहीं हो तो पक्षी उड़ नहीं पाएंगे, कोई भी पक्षी हो। यहाँ तक कि प्लेन भी जब हवा में उड़ता है, प्लेन को देखा होगा आपने, हवा में वो उड़ता है, तो वो भी हवा के कारण ही ऊपर की ओर उड़ पाता है। अगर हवा नहीं हो तो प्लेन भी उड़ नहीं पाएगा। अच्छा, ये अन्न कणों को, मतलब जो हम लोग चावल को निकालते हैं तो उसमें आप देखे होंगे भूसा रह जाता है, तो उसको भी अलग करने के लिए हवा की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। इसके बाद जो है, अच्छा, बहुत ये है, आप नाव जब देखे होंगे कि नाव चलता है तो क्या होता है, उसको नाव को आगे बढ़ाने के लिए अगर हवा अपोजिट साइड से आ रही है, तो नाव को आगे ले जाने में दिक्कत होती है। लेकिन हवा आपके तरफ से ही आ रही है तो आप देखेंगे कि नाव जो है तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाता है। पैराशूट से जब लोग कूदते हैं हवा से, ठीक है, या एरोप्लेन से आपने देखा हो, पैराशूट से लोग कूदते हैं, तो क्या होता है, वो भी हवा के कारण ही नीचे की ओर धीरे धीरे आते हैं। वो उसका पैराशूट जब खुलता है तो इस तरह से वो लॉक हो जाता है, और हवा के कारण ही वो नीचे की ओर आ पाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये अभी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है,
पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, सभी जंतु श्वसन में वायु से क्या लेते हैं? डैश डैश है, वायु से लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन लेते हैं। अब है जलने में गैस सहायक होती है, तो कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जलने में ऑक्सीजन गैस जो है वो सहायक होती है। अच्छा, गतिशील वायु मतलब हवा जब तेजी से बह रही हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को, इसमें खाली स्थान में आप भरेंगे, पवन कहते हैं। अब है वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि वायु में नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब है इसका खंड मतलब क को ख से मिलाना है, मिलान करना है। तो सब इधर एक तरफ है हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वायु, दूसरी तरफ है जलने में सहायक नहीं है, पारदर्शी है, गतिशील वायु है और जलने में सहायक है। तो सबसे पहले हवा, यहाँ पवन लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले हवा है, तो हवा का मिलान करेंगे हम लोग, गतिशील वायु है। उसके बाद है ऑक्सीजन, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने में सहायक है, तो इसको ऑक्सीजन को जलने में सहायक है से मिला देंगे। इसके बाद है तीसरा नाइट्रोजन, ये जलने में सहायक नहीं है। वायु जो है वो पारदर्शी है, क्योंकि हमारे सामने भी वायु है लेकिन हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। अब है सही और गलत पे टिक लगाना है। तो वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है, तो ये सही होगा या गलत? तो इसको हम लोग सही लिखेंगे, सही करेंगे। मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है, मिट्टी में तो प्रयोग किए थे हम लोग, वायु उपस्थित होता है। उसके बाद है ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको मैंने बताया था कि जैसे ही हम लोग अंगीठी पर जो है माचिस को ले जाते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाता है, तो सहायक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसको हम लोग गलत कर देंगे। उसके बाद चौथा है वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है, तो हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज के उड़ने में वायु सहायक है। अब है वायु को हम देख सकते हैं, जी नहीं, वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब है चौथा क्वेश्चन, वायु के संघटक क्या है? वायु के संघटक क्या है, मतलब वायु में क्या क्या मिला हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पे, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, जल वाष्प और कुछ अन्य गैस जो है वो मिला हुआ है। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर जो वायु है वही वायुमंडल है। तो वायु हमारे चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब है वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई भी नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी में जो है ऑक्सीजन गैस फंसी हुई रहती है, जब उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी क्या होता है, घुल जाता है, मेल्ट हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर की ओर निकलता है। तो मिट्टी में मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें वायु रहती है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है, आ जाती है। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। इसके बाद है आठवां प्रश्न, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैस, वायु में कौन सी गैस? तो वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है। इसको आप कह सकते हैं ये लगभग 79% उपस्थित है नाइट्रोजन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? ये लग रहा है 9वां नंबर।
अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज़ जैसे ये सितार है, आप इसको समझिए कि ये सितार है, ठीक है। अब सितार को बजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ से या इसका एक छोटा तिनका होता है उससे हम लोग इसको इसको ऐसे छेड़ते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं, तो क्या होता है, ये बजने लगता है। लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो हम तक पहुंचती है, तो वो किस प्रकार से पहुंचती है, इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि आप देखेंगे कि घर में जब हम लोग स्पीकर या बॉक्स बजाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप दरवाज़ा को बंद कर देते, अगर बंद कर दे रहे हैं, अगर खुला हुआ है तो बाहर की ओर आवाज़ जा रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं तो क्या होता है, आवाज़ जो है वो बाहर जाना कुछ हद तक कम हो जाता है। आप गाड़ी में अगर चल रहे हैं, कार में, और आप जो है सो बाजा मतलब आपका जो अंदर में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ, आप उसको बजाते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आवाज़ जो है बाहर की ओर जा रही है। लेकिन अगर खिड़की बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं सारा, तो आप देखेंगे कि आवाज़ जो है वो बाहर की ओर जाना कुछ हद तक, बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आप इससे पता चलता है हम लोग को कि निर्वात में जो है वो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाता है, वो बहुत दूर तक जा नहीं पाता है। और अगर पूरी तरह से आपको इसको देखना है तो आप एक काम करें, आप एक शीशा में जो है एक स्पीकर रख दें, ठीक है, और इसको चारों तरफ से पैक कर दें। जब इसको आप बजाएंगे, ठीक है, या आप एक और काम कर सकते हैं, आप एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल को जो है वो एक शीशे में बंद कर दीजिए, पूरी तरह से चारों तरफ से उसको पैक कर दीजिए। अब अपने मित्र को, दोस्त को कहिए कि उसको जो है उस पर वो कॉल करे। जब उस पर वो कॉल करेगा, एक दूसरे मोबाइल से जब आप इस पर कॉल करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इस घंटी तो बज रही है, अगर ये मोबाइल है, मान लीजिए ये मोबाइल ही, इसको हम लोग समझ लेते हैं, घंटी तो बज रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो साउंड है वो वायु के कणों के कारण ही, एक वायु में जो कण उपस्थित है वही उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इसी के कारण जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे सामने वाला जो है वो सुन पाता है। अगर वायु ना हो तो हम लोग जो है ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। अब देखिए चूंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसका सीरियल में, तो इसका आंसर यहाँ पे है 9वां का, वाद्य यंत्र निर्वात में इसीलिए नहीं बजते क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम, है ना, जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता होती है। निर्वात में कंपन को आगे ले जाने के लिए कोई कण नहीं होता, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, इसलिए ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो पाती। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। तो देखिए कई बार हम इसको बता चुके हैं, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है ना, तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि वायु में जल वाष्प है। अब है 11वां प्रश्न, ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो ऐसा क्रियाकलाप का सूची बनाना है जो वायु का जो है उपस्थिति के कारण संभव है। तो ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। अब इसका देखिए, रस्सी पर टंगे कपड़े का सूखना, जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसको रस्सी पे टांग देते हैं तो वो वायु के कारण ही सूख पाता है। अगर आपको लगता होगा कि धूप के कारण सूखता है तो ऐसा नहीं है, वो वायु के कारण ही सूखता है। इसको देखने के लिए आप छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक कांच जो है का आप
इस तरह का कांच बनाइए, कांच का एक बक्सा बनाइए। अब इसमें आप उसको भर दीजिए और इसको धूप में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये आपका कपड़ा जो है वो सूखेगा नहीं। पानी का बूंद भले इधर उधर दिखाई देगा कांच के परतों पे, लेकिन ये सूखेगा नहीं। तो कपड़े जो सूखते हैं वो वायु के कारण ही सूखते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिरकी का घूमना, जो मेले में हम लोगों को मिलता है। इस तरह का ऐसा बना हुआ गोल, हवा के सामने जब रखेंगे तो ये घूमने लगता है, चक्री जैसा होता है। उसके बाद है कागज पर रखा नमक, है ना। नमक मैंने बताया था आपको कि कागज पे हम लोग जब नमक रखते हैं तो क्या होता है, हवा, खास करके बरसात के दिनों में ये आपको ज़्यादा दिखेगा। हवा जो जल वाष्प है वो उसमें चिपक जाता है और संघनित होकर पानी का बूंद में बदल जाता है और नमक जो है वो गीला हो जाता है। मोमबत्ती का जलना, बताया था मैंने कि हवा के कारण ही मोमबत्ती जो है वो जलती है, ऑक्सीजन के कारण। तो मोमबत्ती का जलना हो गया। पवन चक्की, पवन चक्की इस तरह का होता है, ये बहुत बड़ा एक पोल लगा हुआ रहता है और उसमें इस तरह का ये घूमता है। नीचे एक टरबाइन रहता है जिससे और उसके बाद ये इसको घुमाता है और यहाँ नीचे बैटरी लगी होती है जो ये चार्ज होती है, ठीक है। इसके बाद है पतंग का उड़ना। पतंग हम सभी ने उड़ाया है, तो पतंग क्या है, हवा जब नहीं रहता है तो पतंग नहीं उड़ पाता है। अब है 12वां प्रश्न, तो है आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है। तो इसका प्रयोग भी हम लोग किए हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक खाली गिलास को टब में रखें, पानी में उल्टा डालें, आप देखेंगे कि पानी गिलास के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलास में पहले से ही हवा भरी हुई है जो पानी को बाहर रखती है, ठीक है। अब है 13वां प्रश्न, मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है भाई। तो इसको देखते हैं। हमारे नाक में जो है वो छोटा छोटा बाल होता है और यहाँ पे कुछ तरल होता है, तो वो क्या करता है, वो जो हवा में धूलकण है यानी दूषित चीज़ है वो हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुँचने देता है, ठीक है। और मुंह से जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो कोई उसको रोक नहीं रहा, वो सीधे हमारे फेफड़े में चला जा रहा है जो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो इसका उत्तर है हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं एवं श्लेष्मा होता है जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो यह धूल कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर कर उसे हानि पहुंचा सकता है। अब है 14वां प्रश्न, अगर दो मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के ग्लास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कौन सी मोमबत्ती जलेगी। तो जो बड़ा ग्लास में मोमबत्ती है वो ज़्यादा देर तक जलेगा और जो छोटा ग्लास में मोमबत्ती है वो जल्दी बुझ जाएगा। ऐसा इसलिए कि बड़ा ग्लास में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और छोटे ग्लास में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो इसका देख लेते हैं कैसे लिखना है। छोटे गिलास की अपेक्षा बड़े गिलास की मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझती है क्योंकि छोटे गिलास की अपेक्षा बड़े गिलास को ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, जिसके कारण छोटे गिलास में जली मोमबत्ती पहले बुझ गई, ठीक है। अब है 15वां प्रश्न, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। तो क्या होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, हम लोग हैं, जलीय जीव हैं, वो सब मर जाएंगे और पृथ्वी का जो है वो विनाश हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो प्राणी, जीव जंतु और पेड़ पौधे मर जाएंगे और हमारी धरती का विनाश हो जाएगा। तो आज जो है वायु जीवन के लिए आवश्यक जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे पौधे की कहानी। धन्यवाद।